ये आप लोगों का सफलता कोचिंग के क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे जो प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर है, उस चैप्टर से प्रवर्तन अपवर्तन चैप्टर से हम लोग जानेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर को। तो एनसीईआरटी के बुक में पृष्ठ संख्या 185 में जो क्वेश्चन दिया गया है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर होगा, लोगों को बता दें कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, जैसे मुख्य अक्ष ऐसे होता है, ये मुख्य अक्ष होता है, इसके समानांतर जो आपतित किरणें होती हैं, ये आपतित किरणें प्रवर्तन के बाद दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, दर्पण के ध्रुव और केंद्र के बीच, वक्रता जो केंद्र होता है उसके बीच एक बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। जिस F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण की मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं, अगला क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए हम लोगों को क्या दिया है इसमें, मतलब समझा जाए, इसमें दे दिया हम लोगों को वक्रता त्रिज्या दे दिया है 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी बराबर फार्मूला होता है वक्रता त्रिज्या बट्टा दूरी। तो वक्रता त्रिज्या दिया है हम लोगों का 20, तो यहाँ पे 20 और बट्टा में 2, तो काट देंगे, भाग दे देंगे। इसमें 20 में जब 2 से भाग देंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसलिए दिए गए जो गोलीय दर्पण है, अतः दिए गए गोलीय दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगा, यानी 20 में 2 से भाग देने पर 10 सेंटीमीटर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, 3 नंबर। उस दर्पण का नाम बताइए, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो अवतल दर्पण जो है, जब अवतल दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच बिंब को रखते हैं, मतलब वस्तु को रखते हैं, बिंब मतलब होता है वस्तु को रखते हैं, तो यह सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो वह कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण होता है, उसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे अब समझते हैं। क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्य दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। पश्य दृश्य कहीं कहीं आप लोगों को मिलेगा साइड मिरर, पश्य दृश्य की जगह पर मिलेगा साइड मिरर। ठीक है, तो साइड मिरर के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का, इसका आंसर है पश्य दृश्य भी इसको बोला जाता है, मतलब पीछे देखने वाला दर्पण होता है। तो देखिए समझते हैं, उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, यद्यपि वह छोटा होता है, साथ ही साथ वह क्या होता है, जो प्रतिबिंब सीधा बनता है वो छोटा भी बनता है। इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं, बाहर की ओर थोड़ा ये वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की, इसलिए हम आप लोगों को बता दें, समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है। यानी कहने को तो उत्तल दर्पण में बड़ा से बड़ा वस्तु छोटा होकर के दिखाई देता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अगला एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, पृष्ठ संख्या 188 में समझते हैं। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो चलिए उत्तल दर्पण में दिया है वक्रता त्रिज्या r बराबर 32 सेंटीमीटर दिया है, वक्रता त्रिज्या दे दिया है r बराबर 32 सेंटीमीटर। तो हम लोग वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला जानते हैं, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी। यहाँ समझते हैं आगे, तो फोकस दूरी निकालना होगा, तो फोकस दूरी बराबर हो जाता है वक्रता त्रिज्या बटा 2। तो वक्रता त्रिज्या हम लोग का 32 दिया है, तो 32 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 16। तो हम लोग का इसका आंसर हो गया 16, यानी कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है। यही का हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन है, कोई अवतल दर्पण सामने अपने, मतलब अपने सामने क्या करता है कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा गया उसके। ठीक है, कोई अवतल दर्पण
आमने सामने मतलब उसके सामने क्या कर दिया गया है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, बिंब रखा गया है, जिसका 3 गुना आवर्धित, 3 गुना मतलब बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण से कितना दूरी पर है। तो चलिए हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण में बिंब की दूरी जो दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में माइनस होता है बिंब की दूरी। तो आवर्धन बराबर, यानी कहने का मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 3 गुना बन रहा है, तो 3 गुना, तो आवर्धन m बराबर -3। अवतल दर्पण में माइनस यानी आवर्धन भी होता है। चलिए आगे समझते हैं। m बराबर फॉर्मूला आता है -v/u। तो m बराबर -v/u फार्मूला यहाँ पे लिख दिया गया। फिर अब आगे समझते हैं। आवर्धन जो दिया है, आवर्धन दे दिया है, आवर्धन का मान दिया है -3, -v है तो -v लिख दिया गया, u का मान -10 यानी वस्तु का दूरी -10 लिख दिए। तो अब यहाँ पे ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये माइनस से माइनस का हो गया, कैंसिल हो गया दोनों। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो -3 इधर लिख दिए। अब भी का जैसे है यहाँ पे भी लिख दिया गया, और 10 है तो यहाँ पे 10 लिख दिया गया। अब तिरछा गुना कर देना है। तो 10 में जब 3 से गुना करेंगे तो 10 3 हो जाएगा 30, यानी कि 10 में 3 से गुना किए तो ये हो गया v बराबर 10 3 30 सेंटीमीटर। अर्थात जो वस्तु है प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब कितना दूरी पर बन रहा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। चलिए आगे समझते हैं हम। क्वेश्चन है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अविलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। तो बता दें, प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी क्योंकि प्रकाश की किरण वायु जो कि एक विरल माध्यम है से प्रकाश मतलब जो होता है विरल माध्यम से जल जो वायु की तुलना में एक सघन माध्यम है में प्रवेश करता है। तो ऐसी स्थिति में प्रकाश जो होता है, प्रकाश अभिलंब की ओर झुकता है। चलिए आगे समझते हैं। अब क्वेश्चन है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो कांच की प्लेट में अपवर्तनांक इसको N21 मान लिया गया है, दे दिया हम लोग का 1.50। तो माध्यम एक में है, जो माध्यम पहला है उसमें प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड लिख दिए। फिर अब इसके आगे समझते हैं। अब यहाँ पे माध्यम 2 में निकालना है हम लोगों को। तो माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम 2 में V2 माना गया है प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में सापेक्ष माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बट्टा जो है दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो आगे समझते हैं, यानी कि इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं N21 बराबर V1/V2। तो N21 का मान 1.50, V1 दिया हम लोगों का 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, V2 निकालना है, यही ना निकालना है। तो तिरछा गुना कर देंगे, इसमें अब तिरछा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा V2 बराबर, यहाँ पे स्क्वायर की तरह लिखा गया था, आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, यानी ये V2 होगा। ठीक है, V2 बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब बट्टा में आ गया 1.50, तो यहाँ पे V2 का मान आ गया, ये V2 ही लिखिएगा, 2 डाउन में लिखिएगा। ठीक है, V2 बराबर, अब यहाँ पे भाग देने पर हो जाएगा ये 2 लगभग में। ठीक है, × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यही का होगा, आंसर होगा। चलिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम प्रकाशिक घनत्व में माध्यम हीरा है, जिसका अपवर्तनांक 2.42 होता है। ठीक है, अब समझते हैं न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व जो होता है, घनत्व का माध्यम में वायु है, जिसका अपवर्तनांक 1.00003 है। ठीक है, आपको बता दें कि अगला क्वेश्चन समझते हैं। आपको केरोसिन दे दिया, तारपीन का तेल
जल दिए गए हैं, इनमें से किस में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलेगा। 10.5 में दिए गए आंकड़े का उपयोग कीजिए। ठीक है, तो ये जो आंकड़ा दिया गया हम लोग के बुक में उसके हिसाब से समझते हैं। केरोसिन का अपवर्तनांक देखिए, केरोसिन का जो अपवर्तनांक है हम लोगों का 1.44, तारपीन का अपवर्तनांक 1.47, जल का अपवर्तनांक 1.33। इसमें जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है, जल जो है उसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक है। अब आगे समझते हैं, तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल सबसे कम है, क्योंकि ऊपर देख भी रहे हैं हम लोग, क्योंकि जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही अधिक होगी। ठीक है, तो हम लोग समझे ऊपर जैसे दिया था उसके हिसाब से। चलिए आगे समझते हैं। अब क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये भी। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय यह है कि हीरा का प्रकाशिक घनत्व अधिक है, जिससे यह एक कठोर पदार्थ है, इसमें प्रकाश की चाल जो होती है सबसे कम होती है। ठीक है, इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। ठीक, चलिए आगे अब 203 पृष्ठ में जो क्वेश्चन दिया है उसको समझते हैं। किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो समझते हैं, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो इसे लेंस की एक डायप्टर क्षमता कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है। लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। चलिए उत्तल लेंस में समझते हैं इसको। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक में उल्टा है। ठीक है, प्रतिबिंब जो दिया है वास्तविक में उल्टा है, तो प्रतिबिंब की दूरी दिया है 50 सेंटीमीटर, बिंब की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो अब आगे समझते हैं इसमें, चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक में उल्टा है इसीलिए होता है इसमें कि h डैश बटा h, तो इसका मान दिया है 1/1 माइनस में होगा तो भाग देंगे तो -1 हो जाएगा। लेंस की आवर्धन सूत्र से समझते हैं। आवर्धन सूत्र बराबर यानी m बराबर h डैश बटा h यानी कि v/u फार्मूला होता है। ठीक है, तो आगे समझते हैं। उत्तल लेंस में इतना फार्मूला होता है, तो m का मान दिया है, m बराबर दे दिया है -1 और यहाँ पे v का मान दिया है 50, u है तो u, तो अब गुना करेंगे u में 1 से तो u हो जाएगा और ये माइनस इधर भेज देंगे तो 50 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो u का मान 50 आ गया। चलिए अब आगे समझते हैं। लेंस सूत्र से समझते हैं। लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f 1/v, तो v की जगह पर 50 माइनस है तो यहाँ पे माइनस, फिर उसके बाद 1/u, तो u की जगह पर -50 लिख दिया गया। चलिए अब आगे समझते हैं। मान तो भर दिए, अब इसको सॉल्व किया जाए एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पे बता दें कि ये माइनस जो है डबल माइनस है तो दोनों माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका 50-50 का लॉस जो होगा 50 हो गया, तो यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा। तो ये बट्टा का जोड़ बना रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद आगे देख रहे हैं, तो 1 यहाँ पे 2 हो गया, तो 1 2 बट्टा में 50, तो यहाँ पे तिरछा गुना कर देंगे कैंची, तो यहाँ पे 50 में 1 से गुना करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 50 और 2 में, तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हम लोगों का आ जाएगा 50/2। तो 50/2 यानी भाग देंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तिरछा गुना कर लेने के बाद इसमें आ जाएगा 50/2, तो f बराबर हो गया हम लोग का 25 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी जो है 25 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है, चलिए अब 25 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी आ गया, तो सेंटीमीटर में आ रहा था, इसको मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए इसमें 100 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर। तो लेंस की क्षमता ज्ञात करना है, तो लेंस की क्षमता बराबर फॉर्मूला होता है 1/f। तो 1/f, तो यानी कि f का जो मान हम लोग निकाले हैं 0.25 मीटर निकाले हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता इतना आ गया 1/0.25। और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको। जब दशमलव हटेगा 0.25 में से नीचे से, तो ऊपर 100 बैठ जाता है। ठीक है, तो 100 कटेगा 25 से भाग देंगे तो ये 4d हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता जो होगा 4 डायप्टर होगा। यही का हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं।
2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यानी कि दिया हम लोग को अवतल लेंस में फोकस दूरी जो होता है ऋणात्मक होता है, फोकस दूरी बराबर -2 मीटर, ठीक है। लेंस की क्षमता बराबर 1/f होता है, तो 1/f यानी कि 1/-2, तो भाग देने पर हो जाएगा हम लोगों का, भाग देंगे तो -0.5 डी डायप्टर इतना का हो गया, लेंस की क्षमता हो गया, यही का हो गया, आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। चलिए आगे आप समझते हैं। चलिए इस चैप्टर से कुछ एक्स्ट्रा जो परिभाषा है उसको समझा जाए, कुछ बातें हैं चैप्टर से रिलेटेड उसको भी समझिए। आपतित किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश स्रोत से किसी दी गई सतह पर डाल, मतलब जो पड़ने वाला प्रकाश होता है या जो आता है प्रकाश किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण कहते हैं। प्रवर्तित किरण किसे कहते हैं? तो आपतन बिंदु से आपतित किरण जब प्रवर्तित होकर के उसी माध्यम में मुड़ जाता है, जब फिर से उसी माध्यम में मुड़ जाता है, जो किरण मुड़ता है उस किरण को प्रवर्तित किरण कहते हैं, यानी वो किरण होता है प्रवर्तित किरण, उसको कहते हैं। अब समझते हैं, उस दर्पण का नाम बताइए, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, तो वह दर्पण होता है अवतल दर्पण, ठीक है। आगे समझते हैं, वाहनों में उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है, यानी कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का ही क्यों प्रयोग किया जाता है, तो इसको जानते हैं। क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, इसका दृश्य क्षेत्र बहुत अधिक है, अर्थात लंबी दूरी से भी वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब बना देता है ये, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है, इसीलिए वाहनों में उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। चलिए आगे समझते हैं, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के अपवर्तन, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब आगे समझते हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक की परिभाषा को समझा जाएगा। देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह मार्ग से विचलित हो जाती है। ये विचलन माध्यम और उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है, अतः अपवर्तनांक माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है, ठीक है। आगे समझते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किस प्रकार मुड़ती है? तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब यही प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, 8 नंबर, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश के प्रवर्तन के जो नियम होते हैं 2 होते हैं। पहला, प्रवर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, ठीक है, होता है, आता है नहीं, यहाँ पे होता है लिख लेना है, ठीक है। अगला समझते हैं दूसरा का नियम इसका। तो दूसरा जो नियम होता है, आपतित किरण दर्पण के जो आपतन बिंदु पर अभिलंब डाला जाता है वो, अप्रवर्तित किरण, तीनों ये जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। चलिए समझते हैं स्नेल के नियम को लिखिए। तो जब प्रकाश की किरण किसी 2 माध्यमों की सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को एक दूसरे माध्यम के पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों का जो हो गया ये स्नेल का नियम हो गया, ठीक है। तो इसलिए इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी, प्रवर्तन के जिस तरह से 2 नियम होते हैं, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके अलावा दूसरा जो नियम होता है हम लोगों का, जब प्रकाश की किरण किसी 2 माध्यमों की सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का अपवर्तन का दूसरा नियम होता है जिसे स्नेल का भी नियम कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो किस दर्पण में वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है? दर्पण का बिंब को ऋणात्मक मान क्यों रखते हैं? उस दर्पण का नाम बताइए जिसका फोकस दूरी जो होता है ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके चारों प्रश्नों के आंसर समझा जाए।
तो पहला का जो आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, दूसरा का उत्तल दर्पण, तीसरा का क्योंकि बिंब सदैव दर्पण के सामने बाईं ओर रखते हैं, और चौथा का हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए समझते हैं क्वेश्चन जो है, लेंस की क्षमता क्या है, इसका सही मात्रक क्या है। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा डिग्री जो होता है वो लेंस की क्षमता कहते हैं। यह लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यानी इसका परिभाषा हम लोग देख सकते हैं कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका SI मात्रक डायऑप्टर होता है जिसे D से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता को P द्वारा सूचित किया जाता है और डायऑप्टर को D द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की। किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, तो अवतल लेंस की। चलिए अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक लेंस की क्षमता प्लस 2.0 D है, तो वह कौन सा लेंस है, उस लेंस की फोकस दूरी कितनी है। तो वह लेंस उत्तल लेंस है, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है, उसकी फोकस दूरी प्लस 0.250 मीटर है। ठीक है, चश्मा बनाने वाले विभिन्न क्षमता के लेंस का उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो बता दें आप लोगों को कि चश्मा जो बनाने वाले विभिन्न प्रकार के जो लेंस होते हैं, विभिन्न क्षमता वाले लेंसों का उपयोग बीजगणितीय योग के रूप में करते हैं, जैसे P बराबर P1 प्लस P2 प्लस डैश 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 डैश। आगे समझते हैं, प्रकाश का मार्ग जो होता है, प्रकाश का मार्ग किस प्रकार का होता है। तो प्रकाश का मार्ग एक सीधा सरल रेखा होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो आंसर होगा किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।